एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पदार्थ की संरचना एवं अणु के बारे में। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो आज हम आगे इसका टॉपिक करते हैं पदार्थ की संरचना एवं अणु, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स का। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे कि एटम क्या होता है, यानी कि परमाणु, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु यानी एटम। एटम की जो खोज थी वो किसने की थी? डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो डाल्टन ने बताया था। और डाल्टन ने क्या किया था? अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। उस परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग सभी द्रव्य चाहे यौगिक या मिश्रण, चाहे वो किसी चीज़ का मिक्सचर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, यानी कि यौगिक यानी कंपाउंड और मिक्सचर यानी मिक्सचर हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था? परमाणु। यानी कोई हम बात करते हैं अगर चौक की, एग्जांपल के लिए हम चौक लेते हैं। टीचर, सबको पता है चौक टीचर यूज़ करता है ब्लैक बोर्ड पे, वो चौक ही। तो चौक को अगर हम पीस लेते हैं, अच्छे से बारीक पीस लेते हैं, तो उसके अंदर जो एक कण भी होता है ना, उसका चौक का अगर एक कण को भी देखते हैं तो उसके अंदर वो भी बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। उसका जो एक पार्टिकल है वो भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। आप सोच सकते हैं कि एक परमाणु का कण कितना अधिक सूक्ष्म होता है, यानी कि हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जो परमाणु होता है वो क्या होता है? अविभाज्य होता है, यानी कि उसको और आगे हम छोटा नहीं कर सकते, उसको आगे तोड़ नहीं सकते परमाणु को, यानी कि वो अविभाज्य होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले से ही इतना सूक्ष्म है कि उसे हम आगे नहीं तोड़ सकते, ना ही हम उनको अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु तथा आयन अधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, यानी कि मैटर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? मैटर में आती हैं, यानी कि और वो किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणु, अणु और आयन से मिलकर बनी होती है। जब बहुत सारे परमाणु, अणु और आयन अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक मैटर यानी कि द्रव्य का निर्माण कर लेते हैं। और हम जो हमारा मैटर था, हमने क्या देखा था कि जो हमारा मैटर है वो चीज़ें मैटर कहलाएंगी जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, यानी जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब कुछ, यानी कि 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं जिनके द्वारा हम उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी द्रव्य कहलाती हैं। अगर अब हम परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये देखिए, परमाणु की स्ट्रक्चर का देखते हैं। तो परमाणु की स्ट्रक्चर के अंदर परमाणु के स्ट्रक्चर का देखिए तो परमाणु के अंदर जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है? उसके जो आवरण होता है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के जो अंदर है उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो प्रोटॉन यानी कि जो धनावेश दिख रहे हैं वो तो क्या हो गए? ये तो क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए। और जो ये आवेशहीन दिख रहे हैं ये क्या हो गए? ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बट जबकि न्यूट्रॉन जो हमारा है वो क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी आवेश नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित रहता है। और जो इसके दिख रहा है आपको कि अब जो हमारा ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये कक्ष जो दिख रहे हैं आपको, शेल्स दिख रही हैं, ठीक है, जो कक्षा में चक्रण कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश होता है ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। अब बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु की संरचना के 3 भाग कौन से आगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर था नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर था नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर था पॉजिटिव चार्ज। जबकि अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन क्या था? आवेशहीन। तो न्यूट्रॉन आवेशहीन रहेगा। तो अब आपसे कोई पूछे अगर कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है और प्रोटॉन पर, तो मुझे उम्मीद है आप बता सकते हैं।
और इसके अंदर अभी तक इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में हमें पता नहीं लग पाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से अपनी कक्षा में घूमते हैं कि उसकी गति को ज्ञात करना बहुत कठिन है। ये देखिए, ये भी हमारे परमाणु की संरचना है। ये इतनी सूक्ष्म होती है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, इस प्रकार की। तो इसके अंदर का जो ये बीच का भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो इसका यहाँ इसका आगे देखिए, ये रहा, ये वाला भाग था जो इसके अंदर, ये क्या हो गए, हमारे न्यूट्रॉन हो गए और ये प्रोटॉन हो गए। और जो इसके बाहर के कक्ष दिख रहे हैं आप सबको, ये इसका न्यूक्लियस था। ये क्या था, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस था। और ये जो बाहर के कक्ष दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के अंदर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल। अभी हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया। तो परमाणु क्या थे, बहुत सूक्ष्मतम कण था जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं और जिसे हम क्या कर सकते हैं, अविभाज्य होते हैं, यानी उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो वो क्या कहलाया था हमारा परमाणु यानी कि एटम। अब हम बात करें अणु यानी कि मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की सबसे पहले खोज किसने की थी, डेमोक्रिटस ने। सबसे पहले अणु की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है। अणु क्या है, वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब परमाणु तो हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा रहा था, पर अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अणु क्या होते हैं, अणु की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप इसकी परिभाषा बताएंगे कि जो अणु होते हैं दो या दो से अधिक, अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये इस बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार, दो या दो से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अब आगे क्या कह रखा है, परमाणु मजबूत रासायनिक बंध के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। यानी ये मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो परमाणु हैं, ये क्या है, हमारे पास कोई भी दो परमाणु हैं और ये किससे जुड़े हुए हैं आपस में, एक क्या है, केमिकल बॉन्ड है। क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अब ये केमिकल बॉन्ड आगे क्या बना लेगा, ये आगे बना लेगा एक नया, वेरी गुड, अणु। यानी कि दो परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं। इन दोनों परमाणुओं के बीच में हमने क्या देखा था, ये केमिकल बॉन्ड। ये दो परमाणु थे और इनके बीच में ये केमिकल बॉन्ड था और इससे क्या मिल गया, एक अणु बन गया। क्या बन गया, एक अणु बन गया। तो अब इजीली हमें पता लग गया। अगर हम इस चित्र को ध्यान में रखेंगे, इस डायग्राम को, तो आप लोगों को बहुत क्विकली याद आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कि दो एक समान होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक समान। जब हमारे परमाणु मिलते हैं और उनके मध्य क्या होता है, मजबूत केमिकल बॉन्ड होता है, तो उससे क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन की गैस उसके स्वतंत्र अणुओं का एक समूह है। द्रव और ठोस में अणु एक दूसरे से किसी न किसी बंधन में रहते हैं। ठोस, अब देखिए हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो ठोस अवस्था, जो हमारी ठोस अवस्था आई थी, द्रव अवस्था आई थी, उसके अंदर जो क्या होता है कि कण पास पास होते हैं तो उनके मध्य बंध होता है। बट गैस स्टेज में क्या देखा था कि वो कण बहुत दूर दूर होते हैं और दूरी होने के कारण उनमें बंध नहीं बन पाते। तो क्या कहा गया है, कई अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी ठोस में अणु एक दूसरे से किसी न किसी बंधन में रहते हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जब उनके अंदर आपस में बॉन्ड रहेगा तो आपस में स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो गैस में बॉन्ड नहीं होता तो वो स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। अणु पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। अणु पर
कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, अणु एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये लाइन हमने अभी पीछे भी देखी थी कि अणु की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो एक ही तत्व के अणुओं परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर भी बने होते हैं। अब जैसे ये देखते हैं हम जल का क्या हो गया, H2 और O, ये क्या कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। जल के प्रत्येक अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान 18 होता है। चाहे अब इस अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान हमेशा 18 ही रहेगा, चाहे वो बर्फ स्टेज में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैसेस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्या रहेगा, अणु का जो आणविक सापेक्षिक द्रव्यमान है वो हमेशा 18 ही रहेगा। कैसे, H2O में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है द्रव्यमान, 16 हो जाता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 16 + 2 18 हो गया, यानी कि उसका सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना कह दिया हमने, 18 होता है। इसमें अणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके द्रव्यमान आदि पूरी तरह समान होते हैं, यानी इसके अणुओं के भौतिक और तथा रासायनिक गुण इनके द्रव्यमान आदि पूरी तरह से समान होते हैं। अब यही बात अभी मैंने आपको पहले बोली, H2O चाहे वो सॉलिड स्टेज में, जल हमारा सॉलिड स्टेट में हो, बर्फ़ के रूप में हो, पानी के रूप में हो, भाप के रूप में हो, पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। गुण इनके द्रव्यमान आदि पूरी तरह से समान रहते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल भी समान रहता है और इनके मध्य आकर्षण बॉन्ड भी पाया जाएगा। आगे देखते हैं, इसी बल के कारण पदार्थ के अनगणित अणु ठोस एवं तरल अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं। अब यही देखा था कि इनके बॉन्ड्स के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो ठोस और द्रव के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है, ठोस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उनमें स्वतंत्र अवस्था नहीं हो पाएगी, द्रव में उससे थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और गैस में वो कण दूर दूर हो जाएंगे तो उनमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। आगे क्या कह रखा है, परंतु पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर अणु एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और उनमें आकर्षण बल कम होने लग जाता है। देखिए अब हमारे पास क्या है, दो एक समान, जब हमने बात की थी कि अणु जो है वो दो परमाणु एक समान परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया, दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, दो ऑक्सीजन के क्या होगा, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर लेंगे। ऐसे नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं, दो नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन अणु का निर्माण कर लेंगे। नाइट्रोजन दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व के और यौगिक के। तो तत्व यानी कि एलिमेंट के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, और यौगिक यानी कंपाउंड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं तत्व के अणु, जब एक ही तत्व, अब ये चीज़ ध्यान रखना, एक ही तत्व के अंदर तो क्या होता है, एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु से मिलकर उनके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों के निर्माण करते हैं, तो ये कण तत्व के अणु कहलाते हैं। यानी कि जब एक ही तत्व से के एक से अधिक परमाणु मिलकर, इतना तो हमें पता है अणु का निर्माण कौन करता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर करेंगे, तो ये परमाणु मिलकर एक ही तत्व के करेंगे तो क्या कहलाएंगे, तत्व के अणु कहलाएंगे। लेकिन अब यही हम अगर देखें यौगिक की बात करें, तो यौगिक के अंदर क्या हो जाएगा, एक से अधिक तत्व के अंदर देखा जाए तो एक ही तत्व था, जबकि यौगिक में एक से अधिक तत्व के क्या मिलेंगे, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे, तो क्या कहला देंगे, ये यौगिक के अणु। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए, अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व के अणु है, तत्व के अणु की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन समान के हो गए, एक ही तत्व के हो गया, ऑक्सीजन में भी एक ही तत्व का हो गया, क्लोरीन भी एक ही तत्व के हो गया, यानी कि इसके अंदर तत्व के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, और इससे क्या बन रहे हैं, आगे एटम का निर्माण हो रहा है। अब आगे यही देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक के तत्व। तो यौगिक के तत्व के अंदर हमने क्या कहा था, एक से अधिक तत्व के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे। तो देखो H2O में दो तो ऑक्सीजन के आ जाएंगे और एक
हाइड्रोजन का मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा H2O बना रहे हैं। यानी कि एक से अधिक तत्व के मिल रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह HCl में भी देख लीजिए, एक से अधिक तत्व मिलकर कर रहे हैं। इसमें तो एक ही तत्व था एलिमेंट में तो, बट कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एक से अधिक तत्व मिलकर निर्माण, नए परमाणु से अणु का निर्माण कर देंगे। तो हमें पता लग गया है कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। तो अगर हम पहले हम परमाणु यानी एटम की बात करते हैं, तो एटम क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते और ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। बट अगर हम अणु की बात करते हैं, जो अणु होते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और इनके मध्य केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध पाया जाता है और नया मॉलिक्यूल बनता है उससे। तो अब इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं, अणु तथा परमाणु में अंतर। तो सबसे पहले हम परमाणु और अणु में डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो परमाणु की बात आती है, तो परमाणु क्या होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अणु क्या हो जाता है, रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसके द्रव्य के सब गुण विद्यमान होते हैं, जिसके अंदर मैटर के सारे गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। यानी कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर देते हैं। परमाणु छोटी इकाई होती है और अणु मिलकर परमाणु बनाते हैं। फिर आगे आता है, परमाणु तो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, हमारा परमाणु रासायनिक केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है, बट अणुओं के लिए यह संभव नहीं है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। एन का मतलब न्यूट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं हम ई से। तो ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारे परमाणु का। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। और जो हमारा परमाणु होता है वो कैसा होता है, अविभाज्य होता है, यानी कि उसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। अणु के परमाणुओं में अणु के परमाणुओं को जो होता है विभाजित कह सकते हैं, हम उसको तोड़ सकते हैं और उसे अलग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमने, अब अणु और परमाणु में डिफरेंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तत्व, कि तत्व क्या होता है। तो तत्व के बारे में पढ़ना है, तो तत्व के बारे में अब देखते हैं। तत्व की सबसे पहले परिभाषा, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, यानी कि ग्रुप लेके आना है। परमाणु यानी कि एटम्स, यानी कि एटम का ग्रुप, एटम का ग्रुप। अब एटम का जो ग्रुप हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, तत्व कह देंगे। जैसे सोने के एक ग्रुप को लेके आएंगे सोने के, तो जैसे लोहा, ये एलिमेंट्स हमारे घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी प्रेजेंट होते हैं। अब घर पे जो लोहे की कील होती है वो एक क्या है, तत्व के रूप में होता है। उसको हम क्या कर देते हैं, इसका हो जाता है लोहा यानी कि फेरस, यानी कि Fe में हो जाता है। सोना यानी कि गोल्ड, Au में हो गया। अब हम सिल्वर यानी चांदी की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में सिल्वर कह देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसे हम किससे लिख देंगे, Ag से। तो इस प्रकार से अब तक 118 तत्वों की खोज कर ली जा चुकी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं आप सभी को। एक ऐसे ही 118 की एक पूरी टेबल है जिसे हम क्या कह देते हैं, पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। फर्स्ट 20 क्या दे रखे हैं, पहले 20 दे रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से हमें 20 दे रखे हैं। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, तत्व है। तो तत्व क्या था, परमाणुओं का ग्रुप। परमाणुओं के ग्रुप को क्या कहा था, तत्व कहा था। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या अधिक, यानी कि परमाणुओं से मिलकर अणु बना था और उसका जो ग्रुप था उसे हमने क्या कह दिया, तत्व कह दिया। जैसे ऑर्गन, हीलियम एक्सेट्रा हो गया। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के
दो प्रकार के अणु O2 O3 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने प्रकार के अणु होते हैं? O2 होता है और एक O3 होते हैं, यानी कि दो टाइप के होते हैं। O2 को तो हमने डाई ऑक्सीजन कह दिया था, जो हमें मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट में हवा के रूप में हम ऑक्सीजन को हमारे शरीर में इनहेल अंदर लेकर जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ताकि और CO2 को निकालते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन जो हमें मोस्टली सभी को पता है, और O3 यानी कि ओजोन, जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो हमारी परत है उसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम अब इनकी परमाणुकता की बात करें, यानी कि अब इसकी हमने एटॉमिसिटी की बात करें, तो क्या कह रखा है? किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। अब उसके अंदर, उस तत्व के अंदर परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है, वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी संख्या को हमने क्या कहा है? एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता कहा है। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन में O2 की बात करते हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन कितने से मिलकर बना? दो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो संख्या है ये क्या, इसकी परमाणुकता ये क्या होगी? 2 हो गई। अगर यही हम O3 की बात करते तो इसके अंदर ये कितने ऑक्सीजन से मिलकर बना है? 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब आ गया कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब कंपाउंड क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं उसे, रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बना रहे हैं उसे यौगिक का है। यौगिक के अंदर क्या है? दो या दो से अधिक अब तत्व मिलकर, अभी तक अणु परमाणु की बात कर रहे थे, अब तत्व मिलकर परमाणु का एक निश्चित अनुपात में, अब ये बात ध्यान रखना, इसमें एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। कंपाउंड के अंदर एक उसका अनुपात निश्चित होना चाहिए। और कि कौन मिलकर बनाते हैं कंपाउंड? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं, और उसकी भी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, तो ही एक कंपाउंड का यानी यौगिक का निर्माण होगा। जैसे नमक की बात करते हैं, जल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब देखिए, जैसे जल है H2O, अब इसका हमेशा अनुपात समान ही रहेगा। H2O का अनुपात हमेशा समान ही रहेगा, चाहे वो द्रव, ठोस अवस्था में हो, द्रव में हो, गैस में हो, तो ये H2O ही रहेगा। इसका अनुपात एक निश्चित अनुपात में, इसका आणविक सूत्र यही रहेगा, इसका अनुपात भी निश्चित रहेगा। इसी प्रकार NaCl का भी हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसका भी अनुपात हमेशा समान रहेगा। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे हमने क्या कह दिया? कार्बनिक यौगिक। जो यौगिक कार्बन से मिलकर बने हैं, जो यौगिक कार्बन से मिलकर बने हैं, जिसमें कार्बन की प्रेजेंस है, कार्बन उपस्थित है, तो उसे हमने क्या कहा था? कार्बनिक यौगिक। तो यौगिक, अब जो हमारे जीवन के अंदर कार्बनिक यौगिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को चाहिए, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर केमिस्ट्री के अंदर देखें तो ऑर्गेनिक के अंदर या इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे मैथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अल्कोहल की बात करते हैं तो C2H5OH फॉर्मूला होता है इसका, तो अब इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर मीथेन की बात कर रहे हैं तो मीथेन के अंदर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बट इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन की उपस्थिति के कारण ये क्या कहला देते हैं? हमारे कार्बनिक यौगिक। कार्बन की उपस्थिति अगर होगी तो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, अदरवाइज ये यौगिक कहलाएंगे। और क्या होना चाहिए? तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और एक तत्वों की भी एक क्या होती है? निश्चित अनुपात होता है, निश्चित मात्रा ही प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपने नहीं लिखा तो आपका गलत भी हो सकता है कि आपने नहीं बोला कि पदार्थ में, अगर आपने ऐसे भी बोल दिया कि पदार्थ के अंदर जो तत्व हैं, तत्व के भाई तत्वों के मिलकर यौगिक बने, तत्वों से मिलकर, तो ये सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा है, निश्चित वर्ड कोई ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि लिए तत्वों की एक निश्चित मात्रा, क्योंकि अगर हम निश्चित नहीं लेंगे तो उसका कोई अनुपात नहीं रहेगा, कम ज़्यादा चीज़ हो जाएगी तो वो यौगिक नहीं रह पाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा।
तो हम आगे मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया यौगिक और मिश्रण में। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। आ गया ना। उसके अंदर हमने तत्वों के किसको, यौगिक के अंदर हमने निश्चित मात्रा। अब यहाँ आपको समझ आया क्यों मैं कह रही हूँ बार बार कि निश्चित ही लिखना है, क्योंकि लिए यौगिक के अंदर निश्चित मात्रा होगी तो वो यौगिक बनेगा। अगर हमने ये वर्ड ऐड नहीं किया तो वो यौगिक और मिश्रण कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। तो इसलिए स्पेसिफिकली आपको निश्चित और अनिश्चित को अब जरूर लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करेगा, दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु का, अब वायु का मिश्रण के अंदर क्या कह रखा है, वायु बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसमें जल भी प्रेजेंट होता है। तो ये सभी क्या हो गया, एक अनिश्चित मात्रा में, हमें इनकी अभी मात्रा नहीं पता कि किस जगह कितनी मात्रा होगी नाइट्रोजन की। हम ऐसे कह देते हैं कि इन्वायरमेंट में इतनी है, बट हमें ये तो नहीं स्पेसिफिकली पता कि इस जगह पे कितनी है स्पेसिफिकली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनिश्चित मात्रा। इसका उदाहरण जैसे हो गया वायु। अब आगे देखते हैं मिश्रण कितने प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब समांगी मिश्रण के बारे में। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं। अब ये देखिए, समांगी मिश्रण देखते हैं और विषमांगी मिश्रण देखते हैं। यहाँ ये समांगी मिश्रण है और ये विषमांगी मिश्रण के लिए हमने दो पात्र ले लिए, दो बीकर लिए, दोनों में हमने जल भर दिया, दोनों में जल भर दिया। अब जल भरने के बाद हम उसका क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हमने ले लिया ए और एक को ले लिया बी। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने इस वाला ये समांगी मिश्रण का है तो पानी और नमक या चीनी आप जो भी लेना चाहें डाल सकते हैं। तो नमक या चीनी जो भी लेना चाहें वो डाला। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके जो कण है वो क्या हो गए, सब जगह एक समान रूप से फैल गए, यानी कि घुल गया उसमें। अब हमें ये नहीं पता कि पानी कहाँ है और नमक कहाँ है, यानी कि दोनों एक जैसी अवस्था में आ गए। हम ऐसा अब कह नहीं सकते कि इसके अंदर पानी की ये वाले पानी के कण थे और ये वाले नमक के थे, तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम विषमांगी की बात करते हैं तो विषमांगी के अंदर हम क्या ले रहे हैं, विषमांगी के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पानी। तो हमने लिया, साथ में पानी के साथ हमने ले ली रेत। अब पानी के साथ हमने क्या ले ली, रेत ले ली। अब पानी के साथ जब रेत लेंगे तो रेत के अंदर क्या होता है, कुछ कण तो क्या हो जाएंगे, जो छोटे कण है वो ऊपर ऊपर रह जाएंगे, थोड़े थोड़े घुल जाएंगे, घुले घुले लगेंगे हमें। बट जो बड़े कण है वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो हमें डिफरेंस पता लग रहा है ना कि ये पानी है ऊपर वाला, पानी तो ऊपर ऊपर रह जाएगा और पत्थर या रेत के जो कण है वो नीचे आ जाएंगे, और ये क्या हो गए, नीचे रेत के कण हो गए। तो अब हमें दोनों की अवस्थाएं सेम नहीं हुए, तो हम डिफरेंस बता सकते हैं। समांगी यानी कि जिसमें प्रावस्था समान रहती है, दोनों की समान हो जाए, और दोनों मतलब पानी और नमक दोनों एक साथ घुल जाएं और एक समान अवस्था में आ जाएं। बट विषमांगी के अंदर क्या होता है कि उनकी अवस्थाओं में डिफरेंस दिखता है, दोनों समान अवस्था में नहीं रहते। इसमें पानी तो क्या था, द्रव अवस्था में था, बट रेत अब किस में हो गई, अगर इसके कण ठोस अवस्था में हो गए। तो अब हम इसके बारे में इजीली बता सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं तो उसे हमने क्या कहा था, समांगी मिश्रण कहा था। नमक का विलयन वायु। अब विषमांगी की बात करते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेज में, हमें बाद में घोलने के बाद भी उसके अंदर अलग अलग स्टेज में रहती हैं। तो वो क्या आ गया, अलग अलग स्टेट्स रहती हैं उनकी, तो उसे हमने क्या कहा था, विषमांगी कहा था। जैसे दूध, बादल, धुआं आदि। अब तत्व और यौगिक में अगर अंतर करना चाहें तो आप एक सबसे पहले क्या कहेंगे, तत्व क्या थे, तत्व परमाणुओं का एक ग्रुप था, परमाणुओं का समूह था। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने कर दिया हीलियम। इसके बाद अब आया यौगिक। यौगिक क्या होगा, यौगिक रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बट कैसे, निश्चित मात्रा में। परमाणु कैसे होने चाहिए, एक
निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया। उसके बाद देखते हैं तत्वों के लिए। हमने अब देखा था कि पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 20 मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर क्या होता है, आवर्त सारणी में लिखे जाते हैं। तो आवर्त सारणी में लिखे जाते हैं तो उन्हें एक चिन्ह या प्रतीक दिया जाता है। बट यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको तो सिर्फ प्रतीक दिए जाते हैं, बट इसके फॉर्मूला यानी कि सूत्र होते हैं, आणविक सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं इनके। तत्वों को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा तोड़कर सरल कणों में के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एलिमेंट पहले से ही एक एलिमेंट है, तो उसे तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको सरल रूप में नहीं किया जा सकता। यौगिक को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि का प्रयोग कर उनके सरल तत्वों के रूप में तोड़ा जा सकता है। अब यौगिक दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में मिलकर बन रहे थे। अगर हम NaCl की बात करते हैं, अगर हम तो यौगिक के अंदर हमने NaCl लिया था एग्जाम्पल, NaCl की बात करते हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और साथ में Cl-, यानी कि इसने अपना चार्ज क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, यानी कि इसमें प्लस आ गया और ये माइनस आ गए और ये क्या हो गया, NaCl का निर्माण हो गया। तो यानी कि इसको तोड़ा जा सकता है। अब बात आती है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब पदार्थ के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। जब भी द्रव्य यानी कि हमारा पदार्थ या मैटर अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। पर सबसे पहले पूछा जाए कि परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब भी एक द्रव्य यानी कि पदार्थ या मैटर अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को, यानी कि भौतिक यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर वो चेंज कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस ला रहा है तो उससे हमने क्या कहा था, परिवर्तन कहा था। जैसे उसके रंग, रूप, गंध, अवस्था, ये सब क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। किसी भी प्रकार परिवर्तन होना एक क्रिया है, वो किसी भी प्रकार से हो रहा है, चाहे वो किसी की जलने से हो रहा है, किसी को काटने से हो रहा है, फाड़ने से हो रहा है, किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार में हो, वो क्या कहलाएगा, परिवर्तन, यानी उसकी एक क्रिया हो रही है उसमें, तो उसे क्या होता है, इसमें परिवर्तन में एक क्रिया प्रेजेंट होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इधर इसी में देख लेते हैं कि ये जो बर्फ है, अब जो बर्फ पिघल रही है, बर्फ पहले किस स्टेज में थी, हमारी ठोस अवस्था में थी। अब ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में आ गई, तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हुआ है। इसी तरह अगर इसका देखा जाए कि अब लकड़ियों में आग लगी है, तो लकड़ी पहले किस में थी, लकड़ी पहले ठोस अवस्था में थी, उसे काटा, उसमें आग लगाई, यानी कि उसमें भी चेंजेस आ गए। वो आग लगेगी, उसमें आग लगाएंगे तो उससे जो कोयला बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आ गए और उसमें भी एक क्रिया प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुण यानी कि भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज तो होगा, बट केमिकल स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके केमिकल्स की में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन्हें हमने क्या कह दिया था, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है और ये ठोस से द्रव अवस्था में होता है, लेकिन इनका रासायनिक दृष्टि से दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी इनका फॉर्मूला सेम रहा, H2O। अब अगर हम बात करें कि हमने H2O बर्फ यानी कि H2O जल था, जो बर्फ बना वो क्या था, ठोस अवस्था में, किस में आया, ठोस अवस्था में था आया। फिर जब ये जल बना तो ये किस में आया, द्रव अवस्था में आया। अब अगर इसको मैं गर्म करूँ, जल को क्या करूँ, गर्म करूँ, गर्म करने पर ये वाष्प रूप में आ जाएगा, तो ये किस स्टेज में आ जाएगा, गैस स्टेज में, किस में आ जाएगा, गैस स्टेज में आ जाएगा। यानी कि इनमें अब चेंजेस हो रहे हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अवस्था में परिवर्तन, वो भी कैसा, भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, किस में होता है, उसके अब केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल में नहीं होगा, बट केमिकल यानी कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा, तो और नए रासायनिक पदार्थ बनेंगे, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन।
इन्हें रासायनिक परिवर्तन कह देते हैं। अब जैसे क्या कह रखा है हमारा, अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठोस है, और ऑक्सीजन हमारा गैस स्टेज में है, और इससे क्या बन जाएगा, CO2 गैस स्टेज में बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लिया, कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की और मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैस का निर्माण कर लिया। यानी कि अब उनके अंदर क्या हुआ, उनकी नए रासायनिक पदार्थ बन गया, उनके केमिकल चेंजेस आ गए। ऐसे ही हम देख सकते हैं, जैसे घर में अगर मम्मा, आपकी सबकी मम्मा दूध से दही ज़रूर बनाते होंगे, जमाते होंगे, तो दूध के अंदर हम जब ल्यूक वाटर पे, यानी कि गुनगुने दूध के अंदर जब हम उसको दही डालते हैं थोड़ा सा और उसको रखते हैं, तो 5 से 6 घंटे के बाद क्या दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में। तो ये उसकी क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया, नया दूध से दही बन गया, नया पदार्थ का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगर जब दूध के अंदर हम नींबू डाल देते हैं तो वो पनीर फट करके पनीर बन जाता है। तो ये भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए, यानी कि दूध से पनीर बनना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए। तो ये जैसे अब कागज़ है, अब हम कागज़ का भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हम कागज़ को फाड़ देते हैं, अगर कागज़ को हम फाड़ते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई है, क्योंकि वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, बट रहा वो कागज़ ही है। जैसे हमने पढ़ा था कि जल की अवस्थाएं परिवर्तित हुई है, लेकिन रहा वो जल यानी कि H2O ही है। बट केमिकल के अंदर दूसरे में देखते हैं, कागज़ को अगर हमने जला दिया, कागज़ को जलाया तो वो कागज़ क्या हो जाएगा, जलकर राख बन जाएगा। तो उसकी क्या हो गया, कागज़ से राख बन गई, तो उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए हैं, यानी कि वो जल गया, उससे नया पदार्थ बन रहा है कागज़ से, तो वो क्या हो गया, केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप सभी को ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक के PDF लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।